यूएई कॉर्पोरेट टैक्स। आज हम नेचुरल पर्सन की टैक्स स्टेटस के बारे में सीखेंगे। एजेंडा, इसमें डेफिनेशन, एप्लीकेशन, टर्नओवर लिमिट, छूट, व्यापारिक गतिविधियां, उदाहरण और अंत में क्विज शामिल होंगे। प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन, कौन होता है? सरल शब्दों में नेचुरल पर्सन का अर्थ एक वास्तविक जीवित मानव से है। ये सभी उम्र के लोगों को सम्मिलित करता है, चाहे वे यूएई में रहते हों या कहीं और। यदि कोई बहुत छोटा है या अपने कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्वयं एक्सिक्यूट नहीं कर सकता, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे माता पिता, इसकी देखरेख करेगा। कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लागू होता है? कॉर्पोरेट टैक्स कानून उन नेचुरल पर्सन्स पर लागू होता है जो 1. यूएई में बिजनेस कर रहे हों, 2. यूएई में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रखते हों, 3. यूएई में स्टेट सोर्स्ड इनकम प्राप्त कर रहे हों। कॉर्पोरेट कर कानून और नेचुरल पर्सन। कॉर्पोरेट टैक्स केवल उन नेचुरल पर्सन्स के बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज पर लागू होता है जिनका कुल टर्नओवर एक ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में धीराम 1 मिलियन से अधिक हो। छूट, एक्सक्लूजन्स। कुछ प्रकार की आय को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए नहीं गिना जाता और धीराम 1 मिलियन की सीमा में शामिल नहीं किया जाता। इसमें शामिल है वेजेस या नौकरी से होने वाली आय, व्यक्तिगत निवेश से आय, पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनकम, रियल एस्टेट निवेश से आय। चूंकि ये बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती, इसलिए इन्हें कॉर्पोरेट टैक्स सीमा में नहीं गिना जाता। कॉर्पोरेट कर कानून और नेचुरल पर्सन। यदि कोई नेचुरल पर्सन यूएई में रहता है और बिजनेस एक्टिविटीज में संलग्न है, तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा। यदि कोई नेचुरल पर्सन यूएई के बाहर रहता है लेकिन यूएई में व्यापार करता है, तो उसे रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेज माना जाएगा। गैर निवासी, नॉन रेजिडेंट, नेचुरल पर्सन कर योग्य होंगे यदि वे यूएई से ऐसी आय कमाया करते हैं जो यूएई में किए गए व्यापार से संबंधित हो। हम 2 उदाहरणों को समझेंगे। पहला, एक नेचुरल पर्सन यूएई में क्लाइंट मीटिंग्स के लिए आता है। दूसरा, एक नेचुरल पर्सन यूएई में व्यापार करता है। करीमा एक विदेशी कंपनी में कर्मचारी है और यूएई के बाहर स्थित है। 10 दिनों के लिए यूएई यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान वह क्लाइंट से मिलने, नए प्रोडक्ट का परिचय देने और उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण करने का कार्य करती है। वह ये सभी गतिविधियां अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में करती है और यूएई में रहते हुए किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस में भाग नहीं लेती। अब सवाल यह है कि क्या करीमा को एक रेजिडेंट पर्सन माना जाएगा? उत्तर, नहीं, करीमा को रेजिडेंट पर्सन नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्होंने केवल 10 दिनों के लिए यूएई का दौरा किया और वह अपनी नौकरी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत काम कर रही थीं, न कि किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस में। इसके अलावा करीमा ने यूएई में कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं की जो रेजिडेंट पर्सन के टैक्स नियमों के तहत आवश्यक होती है। उमर यात्रा वीजा पर यूएई पहुंचते हैं और ज्वेलरी के स्पेशलाइज्ड एक छोटी सी शॉप स्वतंत्र रूप से स्थापित करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष के कई महीनों में वह ज्वेलरी बेचते हैं और एक 500,000 धीरम का कारोबार करते हैं। उनकी बिजनेस एक्टिविटीज स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। क्या उसे रेजिडेंट पर्सन माना जाएगा? 2 संभावित विकल्प क्या हैं? पहला, उमर कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रेजिडेंट पर्सन है यदि वो स्वतंत्र रूप से बिजनेस एक्टिविटीज का कंट्रोल कर रहा है और उसका टर्नओवर टैक्स लिमिट को पूरा करता है। दूसरा, उमर कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रेजिडेंट पर्सन नहीं है यदि वो स्वतंत्र रूप से बिजनेस एक्टिविटीज का कंट्रोल नहीं है या उसका टर्नओवर लिमिट कर योग्य सीमा से कम है। निष्कर्ष क्या है? पहला, उमर रेजिडेंट पर्सन की कैटेगरी में आता है क्योंकि वह अपने खाते पर व्यवसाय कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 मिलियन धीरम से अधिक है। रेजिडेंट पर्सन के लिए कौन सी आय कर योग्य मानी जाती है? यूएई में रेजिडेंट पर्सन के लिए केवल देश के भीतर किए गए बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज से उत्पन्न आय ही कॉर्पोरेट टैक्स के अधीन है। यदि यूएई स्थित बिजनेस से उनका कुल कारोबार एक ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में 1 मिलियन धीरम से अधिक नहीं है, तो आयकर मुक्त है। टर्नओवर में वस्तुगत इन काइंड टर्नओवर भी शामिल है और इसे बाजार मूल्य पर माना जाता है।
धीरम 1 मिलियन सीमा गणना से 3 आय को बाहर रखा गया है। 1. मजदूरी या रोजगार आय। 2. व्यक्तिगत निवेश आय। 3. रियल एस्टेट निवेश आय। एक्सक्लूजन को समझने के लिए हम 4 केस स्टडीज से गुजरेंगे। 1. इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। 2. बिजनेस इनकम जनरेट करने वाला एक इन्फ्लुएंसर। 3. कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करने वाला एक कर्मचारी। 4. इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करने वाला एक रिटायर्ड व्यक्ति। हमारे पास सोफिया है, जो यूएई में एक कंसल्टेंट के रूप में काम करती है। वह एक विदेशी कंपनी को सेवाएं प्रदान करती है और 1 वर्ष में 1.2 मिलियन धीराम कमाती है। उनके बिजनेस कॉस्ट्स को घटाने के बाद उनका लाभ 900,000 धीराम है। वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, न कि एक एम्प्लॉय के रूप में, और उनकी वेजेस, इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट से नहीं आती है। अब सवाल यह है, चूंकि उनका कुल कारोबार 1 मिलियन धीराम से अधिक है, क्या उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा? विकल्प 1, हाँ, उन्हें अपनी आय पर कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। विकल्प 2, नहीं, वह स्मॉल बिजनेस रिलीफ का दावा कर सकती है और टैक्स नहीं देना होगा। आपके अनुसार कौन सा सही है? सही उत्तर है, दोनों विकल्प सही हैं। उनकी आय पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा, लेकिन पहले 375,000 धीराम पर टैक्स 0 रहेगा। हालांकि सोफिया की आय पर टैक्स लागू है, वह स्मॉल बिजनेस रिलीफ का दावा कर सकती है, क्योंकि उनकी आय 3 मिलियन धीराम से कम है। इसका मतलब है कि इस अवधि के लिए उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि उनका कारोबार भविष्य में 3 मिलियन धीराम से अधिक हो जाता है, तो उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ सकता है। अब हम डैनियल के बारे में बात करते हैं, जो यूएई में एक कंटेंट है। वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, ब्रांड पार्टनरशिप्स और कमीशन से पैसे कमाते हैं। उन्हें फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जिन्हें मार्केट वैल्यू पर आय के रूप में गिना जाता है। कुल मिलाकर उनका कारोबार इस वर्ष 3.4 मिलियन धीराम है। अब सवाल यह है, क्या डैनियल को कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा? विकल्प 1, हाँ, क्योंकि उनका कारोबार 1 मिलियन धीराम से अधिक है, जिसमें नॉन कैश बेनिफिट्स भी शामिल है। विकल्प 2, नहीं, क्योंकि इन काइंड भुगतान को रियल इनकम के रूप में नहीं गिना जाता। सही उत्तर ऑप्शन 1 है। चूंकि वह अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के माध्यम से धीराम 1 मिलियन से अधिक कमाता है, इसलिए उसे कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है। साथ ही उसके फ्री प्रोडक्ट्स का मूल्य मार्केट प्राइस के अनुसार लगाया जाता है, इसलिए वे टैक्सेबल इनकम के रूप में गिने जाते हैं। अब मिलते हैं ओलिविया से। वह कंपनी एक्स के लिए फुल टाइम काम करती है और विदेश में एक अनरिलेटेड कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करती है। इस सर्विस से धीराम 2 मिलियन उत्पन्न होता है, लेकिन पेमेंट उसके एम्प्लॉयर कंपनी एक्स के पास जाता है। अब सवाल ये है, क्या ओलिविया इस इनकम के लिए एक टैक्सेबल पर्सन मानी जाएगी? ऑप्शन 1, हाँ, क्योंकि कंसल्टेंसी सर्विस से रेवेन्यू उत्पन्न हुआ। ऑप्शन 2, नहीं, क्योंकि वह एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रही है, स्वतंत्र रूप से नहीं। सोचिए। सही उत्तर ऑप्शन 2 है। ओलिविया एक एम्प्लॉय है, न कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। वह ये सर्विस अपने जॉब के हिस्से के रूप में प्रदान कर रही है, इसलिए किसी भी टैक्स ऑब्लिगेशन के लिए जिम्मेदार कंपनी होगी, न कि वह। हालांकि अगर कंपनी एक्स को यूएई में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है, तो उसे कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं एथन की। वह रिटायर हो चुका है और एक यूएई बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम अर्जित करता है। वह कोई बिजनेस नहीं चलाता और उसे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो क्या उसे कॉर्पोरेट टैक्स देना चाहिए? ऑप्शन 1, हाँ, क्योंकि वह अपने पोर्टफोलियो से फाइनेंशियल गेन्स कमा रहा है। ऑप्शन 2, नहीं, क्योंकि उसकी इनकम पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनकम मानी जाती है, न कि बिजनेस इनकम। आपका क्या विचार है? सही उत्तर ऑप्शन 2 है। एथन की इनकम पर्सनल इन्वेस्टमेंट से आती है, न कि किसी बिजनेस एक्टिविटी से। इसका मतलब है कि वह यूएई कॉर्पोरेट टैक्स नियमों के तहत एक टैक्सेबल पर्सन नहीं है। केवल वे इंडिविजुअल्स जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन पर टैक्स लागू होता है।
अंत में हम एक संक्षिप्त क्विज के साथ इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करेंगे। यह आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने में मदद करेगा और आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का अवसर देगा।